जब हम हिसार को मौलिक तौर पर समझने का प्रयास करते हैं, इसका मूल नाम है हिसार ए फिरोजा और ये अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। और अरबी भाषा में हिसार का जो अर्थ है वो होता है किला और फिरोजा का मतलब होता है विजेता। तो इस दृष्टिकोण से इसके दो नाम बने, एक फिरोज का किला और दूसरा विजेता किला। तो इसका जो मूल तौर पर जब हम बात करते हैं स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया, जो 1351 से 1388 तक शासक रहा। और उसने इस शहर की स्थापना के पीछे इस क्षेत्र के भौगोलिक प्रवेश और सामरिक महत्व दोनों को ध्यान में रखते हुए किया। यदि मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊं, मूलतः जो ये क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का बहुत विकसित स्थल रहा है, क्योंकि राखीगढ़ी जैसा स्थल वो हिसार में है जो दुनिया के और हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से है। सीसवाल जैसा स्थल है जो हरियाणा क्षेत्र की और इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन सभ्यता का गवाह है। तो इस कड़ी में इतिहास के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरह से जैसे विकास होता गया, वो इस क्षेत्र का भी होता गया। जहाँ तक शहर का सवाल है, शहर की स्थापना के पीछे अपने आप में काफ़ी रोचक कहानी है। अलाउद्दीन खलजी का समय था, उसके सेनापति का नाम है गाजी तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। 1312 में वो व्यक्ति मुल्तान विजय करके दिल्ली की ओर लौट रहा था। मूलतः वो व्यक्ति दिल्ली का था और अबोहर में उसकी ससुराल थी, और मुल्तान से जीत के जब यहाँ से गुजरा तो जहाँ पर इस समय हम बैठे हैं हिसार का मुख्य किला, इससे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर एक फ़कीर की खानका थी। जब कोई जिस जगह फ़कीर रहता है वो खानका होती है, और जब फ़कीर नहीं रहता है उसको दफना दिया जाता है तो दरगाह बन जाती है। तो फ़कीर की खानका थी और उस फ़कीर का नाम है प्राण पीर पादशाह। और प्राण पीर पादशाह से उस व्यक्ति का मिलना हुआ विजय के उपरांत, और उसका ठहराव भी हुआ, और उसमें दोनों के बातचीत में एक दूसरे के इतना नज़दीक आए तो प्राणपीर पादशाह ने उसको यहाँ तक कह दिया कि गाजी, तू एक दिन दिल्ली का सुल्तान बनेगा। और अल्टीमेट वो बात उसको अपील कर गई और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदला, और 1320 में गाजी तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। तो उसने इस क्षेत्र की महत्ता को बढ़ाया, इस इलाके को शिकारगाह घोषित किया, और क्योंकि उसका नॉर्मल अबोहर आना जाना था तो उसके लिए ये जगह उसकी सबसे प्यारी जगह बन गई। उसके बाद उसके बेटे का राज आया 1325 में, जो मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद तुगलक भी यहाँ पर शिकारगाह के तौर पर और नॉर्मल उसका आना जाना रहा, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर वह नानके थे रास्ते में, तो वो नॉर्मल आया जाया करता था। उसके बाद क्या हुआ, उसका कोई बेटा नहीं था, तो उसने अपनी सत्ता अपने चचेरे भाई को दे दी, और ये चचेरा भाई फिरोज तुगलक है। तो फिरोज तुगलक एक बार यहाँ पर 1342-43 के आसपास शिकार के लिए आया था, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी शिकारगाह थी। तो इस क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। शिकार करते करते वो इतना दूर चला गया कि पानी उसको प्राप्त नहीं हुआ और वो घोड़े से गिर गया। तो ऐसे में यहाँ पर 2 गांव हुआ करते थे। आम भाषा में उसको छोटा लारा बड़ा लारा कहते हैं, और सही मायने में उनका नाम लारा कला और लारा खुर्द था। तो इस इलाके से गुजरते हुए एक ग्वाला परिवार की बच्ची, जिनको अरबी में हम गुजरी कहते हैं, वो गुजरी तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी लिबास पोशाक शाही है वो यहाँ पर पड़ा है। तो उसने उसके मुंह में दूध डाला, उसको होश आया। फिर पास में यहाँ पर एक जैन मंदिर है, वहाँ पर गए, दोनों गांव के लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद उसका इस इलाके में नॉर्मल आना जाना शुरू हो गया। 1351 में खुद शासक बना। तो 1351 में उसने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव दिया
कि आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी, मैं परिवार और अपना व्यवसाय नहीं छोड़ूंगी। तो आगे से फिरोज तुगलक ने कहा कि ठीक है, यदि आप वहाँ नहीं जाते मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो ये परिप्रेक्ष्य तो सामान्य बातचीत का है। और फिर उसका जो प्रधानमंत्री है खाने जहाँ मकबूल, बहुत योग्य व्यक्ति है, उसने फिरोज शाह को बताया कि यदि आप राजपुताना को और इस क्षेत्र में शिवालिक का जो क्षेत्र है अंबाला, इसके बीच के क्षेत्र को संभालना चाहते हैं तो हमें किले की ज़रूरत है। और उस किले के संदर्भ में हांसी का जो किला है वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसने यहाँ पर किला बनाने का प्रयास जो है काम किया। और मार्च 1354 में इसकी नींव पड़ी और अक्टूबर 1356 तक ये बन के तैयार हुआ। और इस किले का जो स्थापत्यकार था, आर्किटेक्ट था, वो है मलिक दान्याल नागौरी। तो उसने इस इलाके को इस तरह से देखने का प्रयास किया और इस तरह से स्थापित किया। ध्यान रहे कि शुरुआत में वो इसको केवल हिसार के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन इससे पहले भी हिसार दो और हैं दुनिया में। एक हिसार ईरान में है, एक कजाकिस्तान में है। तो उसमें डिफरेंस देने के दृष्टिकोण से इसका नाम हिसार ए फिरोजा रखा और ये नाम प्रचलन में रहा। आईने अकबरी तक हमें ये शब्द प्रयोग में आता है, अबुल फजल के द्वारा प्रयोग किया गया है। बाद में ए फिरोजा गायब हो गया और हिसार इसका प्रचलन में आया। तो दो गांव जो लारा कला और लारा खुर्द इसमें समाहित हो गई और इसको बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो इसमें एक चीज़ और जो मैं महत्वपूर्ण तौर पर जोड़ना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले अग्रोहा से एक लाट शिफ्ट की गई। जो फिरोज शाह तुगलक है उसको अभिलेख और लाट इत्यादि चीज़ें शिफ्ट करने का बहुत शौक था। जैसे उसने यमुनानगर के पास, जगाधरी के पास से तोपड़ा से शिफ्ट किया जो आज कुतुब मीनार के इलाके में हम देखते हैं। तो उसी तरह से इसने अग्रोहा से दो लाट शिफ्ट की, एक हिसार में एक फतेहाबाद में। जो ये लाट हम देख रहे हैं ये मूल लाट जो है उसके साथ जुड़ी है। इसके ऊपर वाला हिस्सा उसका है, इसके नीचे वाला हिस्सा अशोक का है। इसकी जहां हम बैठे हैं इस समय ये फर्स्ट फ्लोर है। इसके नीचे भी एक पूरी की पूरी बिल्डिंग, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम इस रूप में देखते हैं। तो ज़मीन से टोटल जो इसकी हाइट है वो 76 फीट है और उसने इस किले का निर्माण प्रारंभ किया। तो 1388 तक ये किला उसकी हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। 1360 तक खुद फिरोज शाह यहाँ रहता है। उसके बाद उसका आना जाना नॉर्मल इस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो यूँ कहिए कि मुग़लों से पहले दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं और उसमें तुगलकों की यदि विशेष बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग उनकी दिल्ली में है, तुगलकाबाद में है। तुगलकाबाद के बाद यदि कोई बिल्डिंग है, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग तुगलकों की, वो हिसार में है। आज जो किला है वो लगभग 5% भी नहीं बचा है, 95% जो है डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन सिंबॉलिकली जो बचा हुआ है वो तुगलकों की पहचान को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और किले की स्थापत्य के रूप में यदि मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों से बातचीत करूं, यहाँ पर जो बनी मस्जिद है उसका जो स्थापत्य है वो बिल्कुल अलग तरह की है। और पूरे देश में इस स्थापत्य की बनी हुई केवल दो ही मस्जिदें हैं, एक बीदर में है और एक हिसार में है। तो वो इस मकसद के साथ बनाई, कम जगह में ज़्यादा बिल्डिंग बनाने के पीछे, जैसे दीवाने आम यहाँ है, दीवाने खास यहाँ हैं, और जहाँ पर शासक बैठ के शासन करता था वो दरबारी व्यवस्था यहाँ पर देखने को पाते हैं। और पानी की व्यवस्था के लिए फिरोज शाह तुगलक दो नहरें यहाँ से लाया, एक जगाधरी और यमुनानगर के पास ताजेवाला से लेकर आया और एक सतलुज से राजबा नामक जगह से लाया। हफीफ लिखता है उसके समय का राइटर कि पानी की इतनी कमी थी कि 3 जीतल में एक मटका पानी नहीं मिलता था। और उसने इस पानी की कमी को पूरा करने के दृष्टिकोण से ये किया। इस इलाके में खेती विकसित करने की दिशा में काम किए। उसने 18 तरह के तो अंगूर लगाए यहाँ पर। तो अल्टीमेट उसकी ये मनपसंद जगह थी और मनपसंद जगह के तौर पर काम करते हुए उसने सारा का सारा जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो किया।
यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पर जो मटेरियल प्रयोग हुआ है इस किले में, वो दो जगह से लाया गया है, एक अग्रोहा से और एक महेंद्रगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियों में नरसाई की पहाड़ियों से। अग्रोहा यहाँ से तकरीबन 22-23 किलोमीटर दूर एक साइट है, और जो अलग अलग 3 परतों पे जब खुदाई हुई है वहाँ से पता चलता है, लेकिन इस समय तक वो उजड़ चुका था, ख़त्म हो गया था। मूल अग्रोहा का जो अस्तित्व है वो बदल गया था। तो फिरोज़ तुगलक ने उस अवशेषों को प्रयोग किया, और अवशेषों को प्रयोग करते हुए इस इलाके में ये संदेश भी देने की कोशिश की कि मैं सांस्कृतिक तौर पर इस इलाके के लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और सांस्कृतिक जो समन्वय है उसकी बात को मैं समाज तक लेके जाना चाहता हूँ। और उस कड़ी में विशेष चीज़ जब आप देखेंगे, हम बिल्डिंग की बात करते समय जो पिलर हैं, आज भी उन पिलर्स पे जो है कमल के फूल दिखाई देते हैं, और कमल के फूल अग्रोहा में जो बौद्ध मठ है उसके साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो इस पूरे के पूरे इलाके को उसने इस सारे परिप्रेक्ष्य में देखा। तो ये इसकी स्थापना, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी व्यवस्था से जुड़े हुए पहलू हैं जिनको हम इस अंदाज से देखते हैं। दिल्ली की सुरक्षा की 3 प्राचीर रही हैं विदेशी आक्रमणकारियों से। पहली जो रक्षा पंक्ति है वो काबुल और कंधार के बीच का इलाका रहा है। यानी किसी भी व्यक्ति की ये ज़रूरत रही है कि उसको वहाँ रोक लिया जाए। यदि वो वहाँ से कवर करके आ जाता है तो उसको लाहौर और मुल्तान के बीच में रोका जाता है। दूसरी पंक्ति, जो तीसरी पंक्ति है वो हिसार बनता है उस इलाके से आक्रमण के रूप में। तो ऐसे में सामरिक इसका महत्व स्पष्ट हो गया। 1388 में वो चला गया। 1388 के बाद जो है यहाँ पर आक्रांताओं का आना जाना रहा, और 2 डायनेस्टी जो है सैयद और लोधी, वो दिल्ली सल्तनत की रही। उन दोनों ने इसको राजनीतिक केंद्र के रूप में स्वीकार किया, और ये उस दौरान परगना था, परगने का मुख्यालय था और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें थी, और उस दृष्टिकोण से जो ये पूरा का पूरा इलाका है उसके विकास में इसकी अहम भूमिका थी। जब उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं, मुग़ल आता है, मुग़ल काल, तो मुग़लों में मोटे तौर पर यह चर्चा रहती है कि हम जो बाबर है वो उसका संस्थापक है, और उसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया। लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी भी यदि बैकग्राउंड में जाऊं कि जो लड़ाई है पानीपत की वो 21 अप्रैल 1526 को हुई है, तो वो फरवरी के महीने में लाहौर से चल दिया था। मार्च के महीने में उसने सरहिंद और गग्गर के आसपास अपने आप को स्थापित कर लिया था, और दिल्ली का जो सुल्तान है इब्राहिम लोधी, उसको इस बारे में जानकारी मिल गई थी। उसने हिसार के नाजिम हामिद की ड्यूटी लगाई कि वो उसको वहीं रोकने का प्रयास करे, और उसकी सूचना बाबर को भी मिल गई। बाबर ने खुद अपना रास्ता बदलने की बजाय अपने बेटे हुमायूं को इस अभियान पर भेजा। तो इधर से बरवाला और टोहाना के रास्ते हामिद जो है वो उससे लड़ने आगे बढ़ता है। दूसरी साइड से हुमायूं का जो बाबर का बड़ा लड़का हुमायूं है वो उसको रोकने के लिए आता है। तो उन दोनों के बीच में गग्गर के इस ओर यानी टोहाना की ओर ये लड़ाई होती है। उसमें हुमायूं जीतता है, और ये हुमायूं की पहली विजय थी, और वो उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रही। तो हिसार में बिल्डिंग निर्माण में फिरोज शाह तुगलक के बाद यदि किसी ने बनाई है तो वो हुमायूं का योगदान है। और पानीपत की फतह से पहले जो स्थान उसके कब्जे में आया वो हिसार है, और इसलिए हुमायूं पानीपत की पहली लड़ाई में शामिल नहीं होता। तो उधर से पानीपत जीत के बाबर दिल्ली पहुंचता है, इधर से हुमायूं जो है इस इलाके को प्रशासित करके और दिल्ली पहुंचता है। तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसको यादाश्त रहता है, और वो इसी दृष्टिकोण से उसको देखता है। तो यहाँ पर हुमायूं के पीरियड में मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि हुमायूं की ज़िंदगी में जो है ठहराव और लड़ाइयाँ वो अलग अलग अंदाज की हैं। उसका गुजरात अभियान बहुत मायने रखता है। तो गुजरात अभियान उसने 1532 से 1537 के बीच में चलाया। उसका जो सेनापति था उस अभियान का वो हिसार का था, और उसका जो नाम है
वो है मीर मोहम्मद आसिक, और वालतू खान उसका सहयोगी था। और वो मीर आसिक जो है उस अभियान में मारा गया। और मारने के बाद बहुत कमाल की विशेष बात यह है कि यहाँ से जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई तकरीबन 1900 किलोमीटर के आसपास का एरिया बनता है। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि इतनी दूर किसी आदमी की डेथ हुई हो और उसको जो है उसके मूल स्थान तक लाया जाए। फिर भी वो लाया है, उसने मकबरा बनवाया यहाँ पर। और इस तरह से उस व्यक्ति ने मीर आसिक के प्रति सम्मान अभिव्यक्त किया। वालतू खान और मीर आसिक दोनों के जो मकबरे हैं उनका निर्माण करवाया। और जो यहाँ की मुख्य मस्जिद है, जो जामा मस्जिद है, उसका निर्माण भी उसने करवाया। उसके बाद वो खुद 15 साल के लिए चला गया और अकबर का राज आया। अकबर ने इस किले की मरम्मत करवाई, जो नहरों का निर्माण करवाया था उनकी दोबारा खुदाई करवाई। और विशेष बात यह है कि अकबर ने यहाँ टकसाल स्थापित की। तांबे के सिक्के ढालने की जो व्यवस्था है वो हिसार के किले में किए। और उसी दौरान जहाँ इस किले की व्यवस्था को नई तरह से संचालित किया गया, एक और नई चीज़ हिसार में आई, और वो ये कि जाति के अनुसार मोहल्ले जो है विकसित हुए। यानी डोगरा मोहल्ला, गुजरान मोहल्ला, जो इस तरह की प्रणाली है वो उसके पीरियड में हुई। और इस शहर की बसावट में किले के बाहर जो बसने की प्रक्रिया है वो अकबर के पीरियड में ज़्यादा आगे बढ़ती है। और इसको विकसित करने में जितनी भी वो भूमिका अदा कर सकता था उसने वो भूमिका अदा की। उसके बाद उसकी भी शिकारगाह रहा ही, उसका बेटा जहांगीर आया, उसकी भी शिकारगाह रहा, शाहजहां की भी शिकारगाह रहा, और इवन औरंगजेब की शिकारगाह रहा। यानी जो स्थान, जो पहचान अकबर ने हिसार को दी थी वो औरंगजेब तक लगातार जारी रहती है। और जो इसकी विशिष्ट पहचान है वो अपने आप में मुगल काल में बहुत सेलेक्टेड रही। और केवल एक ही चीज़ है जो मैंने आपको कहा कि ए फिरोजा शब्द, हिसार ए फिरोजा, वो अकबर के पीरियड से हटा और ये फिर सामान्य हिसार प्रयोग में आने लगा। तो उसके बाद यदि हम 1707 में 3 मार्च को जब औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद के तकरीबन 100 सालों का देखें तो ये इलाका बहुत उतार चढ़ाव के बीच में गुजरा। और उस उतार चढ़ाव में शुरुआत के जो 30-35 साल हैं उसका स्थानीय लोगों को ज़्यादा पता नहीं चला, कारण कि यहाँ का जो नाजिम था वो बहुत कमाल का और योग्य व्यक्ति था कि जिस तरह से मुगल बिखर रहे थे, वहाँ की राज व्यवस्था खतरे में हो रही थी, पतन हो रहा था, उसने स्थानीय स्तर पर उसका पता नहीं लगने दिया, उसकी व्यवस्था अच्छी की। लेकिन जब 1739 में नादिर शाह ने हमला किया, वो मुगल सेना का मुखिया था और अल्टीमेट वो मारा गया। इसके बाद जो हिसार है वो जो है अखाड़ा बन गया युद्धों का। यहाँ पर बाह्य तौर पर मुगल, भट्टी और जो है मराठे, उनके बीच में नए तरह की संघर्ष की शुरुआत हुई। स्थानीय स्तर पर जो राजपूत हैं, पचादे हैं, उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। और अगले 50 साल तकरीबन यही लड़ाई का दौर रहा। और इसी बीच पटियाला का जो राजा है आला सिंह, उसने इस इलाके पर कब्जा किया और इस इलाके में सिख सत्ता को भी स्थापित किया। तो ये सारी चीज़ें विभिन्न उतार चढ़ाव के बीच में हिसार गुजरा और ये सारी की सारी रही। हिसार की लाइफ में एक बहुत खतरनाक डेट है, या यूँ कहिए कि काफ़ी अलग तरह की डेट है, वो है 1783। 40सा अकाल पड़ा, सब कुछ नष्ट हो गया और इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गया कि यहाँ के जो सिख शासक थे वो इसको खाली करके चले गए, क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा और अल्टीमेट ये शहर उजड़ गया। इस इलाके में जहाँ पर आज शहर बसा हुआ है 15 बेचिराग गांव हैं, यानी आसपास के इलाके के वो गांव पूरी तरह से उजड़ गए, उनमें से एक भी जो है उस स्थिति में नहीं रहा। तो अल्टीमेट ये 1783 का जो पीरियड है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। फिर इसको बसाने की जो प्रक्रिया है पुनर्स्थापित, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही टिपरेरी के जॉर्ज थॉमस की। आयरलैंड में टिपरेरी एक जगह है,
वहाँ का शासक था जॉर्ज, वहाँ का व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, जो कि एक सैनिक के रूप में आया था और उतार चढ़ाव देखता हुआ बेगम समरू की सेवा में आया, मराठों की सेवा में आया, सिखों से संघर्ष उसने किया और फिर उसके दिमाग में आया कि मैं अपनी सत्ता क्यों ना स्थापित करूं। तो उसने रोहतक के पास जार्जगढ़ स्थापित किया। उसके बाद उसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया, उस किले को विकसित किया और उसने हिसार के किले को विकसित किया। उसने टकसाल यहाँ स्थापित की, उसने यहाँ पर घुड़साला स्थापित की और हिसार में भी एक जगह है जिसको आज लोग जाज कोठी बोलते हैं, वो उसका निवास था। जाज कोठी मूलतः जार्ज कोठी है जो 1796 में उसके द्वारा स्थापित की गई और उसने इस इलाके को बसाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता था वो उसने की और लोगों को बाहर से निमंत्रण भी किया। तो उसके जो 6 साल है वो उतार चढ़ाव के रहे, उसको लगातार लड़ना पड़ा सिखों के साथ, मराठों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ और कुल मिला के 1802 में उसका पतन हो गया और वो जो है हार गया। हारने के बाद इस इलाके पर अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और मराठों ने संयुक्त तौर पर कब्जा करके इस इलाके को मराठों को दे दिया और अल्टीमेट ये मराठों के कब्जे में आ गया। और फिर अंग्रेज मराठा युद्ध जब हुआ 1803 में, तो उसमें मराठे हार गए। ये सिंधिया के पास था, दौलतराव सिंधिया के पास था। तो 30 दिसंबर 1803 को एक संधि हुई, सरजी अर्जन गांव की संधि। ये गांव जो है पूना के पास एक गांव है, वहाँ पर ये संधि हुई। तो उस संधि में ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र हो गया और इस तरह से 1803 में यहाँ पर विधिवत तौर पर अंग्रेज़ों के राज की शुरुआत होती है। लेकिन अंग्रेज़ प्रत्यक्षतः यहाँ नहीं आए, काफ़ी टाइम लगा, बल्कि 1809 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेजर लुईस डम। वो यहाँ पर पशुओं का व्यापार प्रारंभ करता है और अपना प्राइवेट कैटल फार्म की स्थापना करता है और वो यहाँ पर घोड़े और ऊँट इन दोनों चीज़ों का व्यापार करता है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि घोड़े जो हैं उनके लिए हिसार की जलवायु अरब क्षेत्र के बाद सबसे अच्छी मानी जाती है और इसलिए यहाँ पर घोड़ों का जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। उसने व्यापार स्थापित किया। इधर से अंग्रेज़ों ने अलग अलग लोगों के माध्यम से इस इलाके पर स्थापित होने का प्रयास किया। कुछ सफलता मिली भी, कुछ नहीं भी मिली। उन्होंने जिले का जो काम है 1803 से 1832 के बीच में वो हांसी से चलाया और यहाँ पर फिर 1 अप्रैल 1815 को जो कैटल फार्म था लुईस डम का, उसको सरकारी कैटल फार्म बनाया गया और मेजर लुईस डम को परमानेंट उसका प्रभारी घोषित किया, उसका डायरेक्टर बनाया। वो आजीवन कि जब तक जिंदगी भर वो रहेगा, वो एम्प्लॉय के तौर पे रहेगा, वो रिटायर नहीं होगा। और ये कैटल फार्म इस तरह से हो गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है पेरिस के बाद कैटल फार्म था। यानी जितनी बड़ी पशुओं से रिलेटेड रिसर्च और चीज़ें हैं वो पेरिस के बाद हिसार में होती हैं और आज भी एशिया का सबसे बड़ा और पेरिस के बाद नंबर 2 का कैटल फार्म है। जो 15 गांव उजड़े थे उन सारों के ऊपर कब्जा कर लिया गया। 66.4 वर्ग मील का इलाका था। इस सारी ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया और इस तरह से अंग्रेजी राज स्थापित हो गया। फिर पहली बिल्डिंग जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई वो इस किले के साथ बिल्कुल सटी हुई यहाँ पर है एक पीली बिल्डिंग, पीली कोठी बोलते हैं, ये बनाई गई। वो कैटल फार्म का हेड ऑफिस था। फिर 1832 में एक नया जो है फैसला अंग्रेज सरकार के द्वारा लिया गया कि पहले इस इलाके को बंगाल प्रांत के साथ जोड़ा गया था। 1832 के एक्ट में बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया गया और एक उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी आगरा बनाई गई और आगरा राजधानी में दिल्ली डिवीज़न में हिसार जो है उसके साथ जोड़ा गया। हिसार इस दौरान एक ज़िला बना। तो 1832 में हिसार पहली बार अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत ज़िला बना और ज़िला बनने के बाद जो धीरे धीरे व्यवस्थाएं हैं उनके नियंत्रण में आई। बिल्डिंग बन चुकी थी, उस बिल्डिंग को फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के तौर पर यूज किया गया। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों को लगा कि बिल्डिंग पूरी नहीं हो रही, तो पुराना जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर 1843 में नई तरह की बिल्डिंग्स बनी।
नई तरह की व्यवस्था बनी और ये जो किला है अंग्रेज़ों के निवास के तौर पर जाना गया, निवास बना। 3 निवास महत्वपूर्ण थे, एक डीसी का रेजिडेंस था यहाँ पर, एक पुलिस के प्रभारी का रेजिडेंस था और तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका चीफ मेडिकल ऑफिसर था, क्योंकि इस इलाके में मेडिकल की उस तरह की टेक्निक नहीं थे, लोग आयुर्वेदिक और उन चीज़ों के सारे रहते थे, तो उन्होंने अपनी तरह की व्यवस्था बनाई। तो ये जितने भी अंग्रेज थे ये उनका निवास स्थान रहा और अल्टीमेट धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। उसके बाद 1857 आया और जब 1857 की बात करते हैं तो हिसार बेहद महत्वपूर्ण जगह है। जिस समय अंबाला में, मेरठ में, दिल्ली में सारा कुछ घटनाक्रम हो गया था, तो उस घटनाक्रम से यहाँ पर पहले आधी अधूरी जानकारी आ रही थी। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद आजम, रिश्ते में वो बहादुर शाह जफर का रिश्तेदार है और वो 26 मई को यहाँ पर आया और उसने यहाँ के लोगों को बताया कि दिल्ली बगावत हो गई है, अंग्रेजी राज खत्म हो गया है और हमें अंग्रेजी राज खत्म करना चाहिए। तो उसने मीटिंग ली। मीटिंग में जो है छोटा डीसी, डिप्टी कमिश्नर शाहबाज बेग, रुकनुद्दीन मौलवी, गुरबख्श सिंह, हुक्मचंद जैन, मुनीर बेग, हाँसी वाले, वो इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने फैसला किया कि 27 तारीख को हम आप पूरे के पूरे इलाके में जानकारी देंगे, 28 तारीख को हम योजना बनाएंगे और 29 तारीख को हम यहाँ पर बिगुल बजाएंगे और अंग्रेजी राज को ख़त्म कर देंगे। दादरी कैवलरी के रजब बेग के नेतृत्व में एक जो सेना है वो इस इलाके पर मूव करती है। दिन में 11 बजे हाँसी पर कब्जा होता है और अंग्रेजी रियासत जो है ख़त्म कर दी जाती है। दिन में 1 बजे डिप्टी कमिश्नर बैडरबर्न को गोली मारी जाती है, थॉमसन को गोली मारी जाती है और हाँसी और हिसार में 29 तारीख को 42 जो अंग्रेज हैं उनको मारा जाता है और उसके बाद इस इलाके पर अंग्रेजी राज खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वोलकोटलैंड को भेजते हैं, जिसके साथ पहली लड़ाई इस इलाके में वो 16 जून को ओड्डा में होती है, सिरसा के पास, और फिर सिरसा 20 तारीख तक वो जीत पाता है और हिसार में वो जब आने का प्रयास करता है तो अल्टीमेट वो अगस्त के शुरुआत में आ पाता है। तो 4 अगस्त को फिर वो यहाँ पर कब्जा कर लेता है। तो यहाँ के क्रांतिकारी हाँसी पे कब्जा कर लेते हैं। तो 4 के बीच में और 19 के बीच में ये 3 बार हुआ, यहाँ कोटलैंड तो हाँसी में वो, हाँसी में कोटलैंड तो यहाँ पर वो। अल्टीमेट एक लड़ाई हुई 19 अगस्त की। अंग्रेज अंदर हैं, हमारे पूर्वज जो हैं वो बाहर हैं और दिन में 10:15 10:20 के आसपास नागौरी गेट, क्योंकि इस किले के 4 गेट थे, 4 गेट थे, तलाकी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट और मोरी गेट। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण गेट था वो नागौरी गेट था। उस गेट के ऊपर आक्रमण हुआ जहाँ पर आज लाला लाजपत राय की प्रतिमा है, वहाँ पर नहर होती थी, वहाँ लड़ाई हुई। 438 लोग मौके पर लड़ते हुए मरे। 235 लोगों की डेड बॉडी इस पूरे के पूरे इलाके में बिखरी हुई मिली और उसके बाद 123 लोग बंदी बना लिए गए और उन 123 लोगों को जो किले और बस स्टैंड के बीच की सड़क है, उस समय ये ईंटों की बनी हुई सड़क थी, इस सड़क के ऊपर लिटाया गया और 4:30 पौने 5 बजे के आसपास रोड रोलर के नीचे कुचला गया। एक अंग्रेज अधिकारी मिल्डवे ने यहाँ तक उनको ऑफर की कि रजिस्टर पर अंगूठा लगाओ और ये कहो कि मुझे बगावत का रास्ता छोड़ के घर जाना है, आप जा सकते हो। लेकिन उन 123 लोगों में से कोई भी नहीं उठा और अल्टीमेट वो इस मिट्टी में मिल गए। तो ऐतिहासिक दृष्टि से 19 अगस्त 1857 यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। उसके बाद शहर में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हाँसी में लड़ाई 30 सितंबर तक चलती रही। आसपास के इलाके में जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जैसे मंगाली है, हाजिमपुर है, रोनाथ है, पुट्ठी मंगलकां है, खरडालीपुर है, सुलखनी है, अग्रोहा है, चौधरीवास है, खारा बरवाड़ा है। इस पूरे के पूरे इलाके में ये लड़ाई होती है और अल्टीमेट अंग्रेज दमन का रास्ता अपना के इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और हालत यहाँ तक है कि 57 हुआ है और अंग्रेज़ों का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पुराने कोर्ट कम्प्लेक्स में था। 5 साल तक उनमें से कोई भी उस कॉम्प्लेक्स में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। 1862 में जाके वो खुले
पूरे के पूरे जो ऑफिसेज थे वो इस किले के अंदर से चलते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ उनके लिए यही जगह थी। और फिर दमन किया, खूब किया। जो ये आसपास के पेड़ हैं इनके ऊपर फांसी देना नॉर्मल रहा। कुछ पेड़ उस दौर के भी हैं जो हम समझ सकते हैं कि उनकी ये स्थितियां रही। और फिर ये इलाका थोड़ा ठहरा हुआ महसूस होता है। फिर यहाँ पर जागृति आती है उस दौर में, इस इलाके में जब लाला लाजपत राय का आगमन होता है। 1886 से 1892 के बीच में लाला लाजपत राय यहाँ रहे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो यहाँ की नगर पालिका के ऑनररी सेक्रेटरी रहे और उनके नेतृत्व में इस इलाके के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहली बार वो 1888 में इलाहाबाद जो अधिवेशन है कांग्रेस का, चौथा अधिवेशन, उसमें गए थे। उनके साथ 3 और लोग, लाला गौरीशंकर और लाला चूड़ामणि और चंदूलाल तायल, ये लोग भी उसके साथ गए थे। और उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पे हिसार से कोई ना गया हो। लास्ट तक ये चीज़ें चलती गई। तो जो जो फ्रीडम मूवमेंट आगे बढ़ता गया, हिसार की भूमिका उसमें साथ साथ चलती गई। हिसार के लोगों ने उसमें पूरी तरह से कदम ताल किया। जिस समय ये सारी की सारी घटनाक्रम हो रहा था और 1892 में लाला जी यहाँ से चले गए, लेकिन इस इलाके को वो सक्रिय करके चले गए। जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला 1905 से 1906 के बीच में, सबसे ज़्यादा खादी का प्रचलन यहाँ रहा और विदेशी जो वस्त्र हैं उनकी होली जलाई गई और पूरी तरह से मूवमेंट आगे बढ़ा। 1907 में जब गिरफ्तार किया गया लाला लाजपत राय जी को लाहौर में, तो उनके दोस्त रामजीलाल हुड्डा जो हैं पास के गांव लुदास के रहने वाले थे, वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि हिसार के लिए बहुत मातम का अवसर था। और जब मैं अपने गांव गया लुदास, तो मैंने देखा कि नहर में थोड़ा थोड़ा पानी था और अंग्रेजी व्यवस्था के तहत डर इतना था कि वहाँ नहर के पुल पे पुलिस वाले बैठे थे। वो हर एक व्यक्ति से पूछ रहे थे, क्योंकि इस इलाके की सक्रियता इस तरह की थी। और अल्टीमेट उनको रिहा किया गया, तो यहाँ सेलिब्रेशन भी हुई और फिर धीरे धीरे जो फ्रीडम मूवमेंट है वो आगे चलता गया। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने सैनिक मांगे और पैसे मांगे, हिसार ने अकेले ने पूरा ज़िला जो है, काफ़ी बड़ा ज़िला है, डबवाली से लेकर लोहारू तक उस समय ये ज़िला था, 81 लाख रुपए उस दौर में हिसार से अंग्रेजी व्यवस्था को दिए गए और 57,000 सैनिक भी भर्ती हुए। और उसके बाद जब बदले में सरकार ने जो है रोल्ट एक्ट दिया, जलियांवाला बाग दिया और फिर जो गतिविधियां हुई वो बिल्कुल उसके खिलाफ अलग तरह की रही। और हिसार में एक जगह है जिसका नाम है कटला रामलीला। फ्रीडम मूवमेंट की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं जो कटला रामलीला में ना हुई हो, और हर तरह की गतिविधियों के साथ वो किला, वो मैदान है, वो जुड़ा रहा। उसमें जो है चाहे असहयोग आंदोलन से संबंधित मीटिंगें हो, चाहे खिलाफत आंदोलन से संबंधित मीटिंगें हो, या फिर खादी के प्रचलन के लिए चरखा दंगल हो, वो सारे के सारे हर मोर्चे पे चलते गए। गांधी जी के तीनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में इस इलाके की पूरी सक्रियता से जो है पहचान रही। और विशेषकर हास्य भिवानी जो कि इस ज़िले का हिस्सा था, गांधी जी वहाँ पर 2 बार आए, उसका आयोजन और संयोजन इसी क्षेत्र में रहा। और अल्टीमेट जब चीज़ें आगे बढ़ती गई, आज़ाद हिंद फौज में हिसार की भूमिका बहुत महती भूमिका है। और धीरे धीरे जब स्वतंत्रता मिली और 15 अगस्त 1947 का दिन आया, तो कटला रामलीला में ही यहाँ के बलवंत राय तायल के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था। और फिर जो माइग्रेशन है 1947 के बाद का, यहाँ से लोग गए भी खूब, यहाँ पर लोग आए भी, और सांस्कृतिक दृष्टि से पहली बार एक अजीब किस्म का बदलाव यहाँ देखने को मिला, क्योंकि वो लोग जिनकी संख्या इस इलाके में 30% के आसपास थी, वो यहाँ से शिफ्ट हुए और आज शायद 2% के आसपास उनकी संख्या बची है। लेकिन जो बाहर से लोग आए उन्होंने फिर एक नई तरह की व्यवस्था दी। तो ये हिसार की 1947 तक की विकास यात्रा हम कह सकते हैं। मूलतः हिसार में जो साइट्स हैं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित, वो दोनों के पास हैं। मतलब केंद्र सरकार के पास भी हैं
जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, और स्टेट आर्कोलॉजी साइट पे भी हैं। और उस कड़ी में जो किला है और इसके अंदर का हिस्सा है जो आज बचा हुआ है, और इसके साथ जुड़ा हुआ गुजरी महल है, इसको तो काफ़ी हद तक बचा के रखा गया है और काफ़ी हद तक ये संतुलित स्थिति में है। तो देखने लायक स्थितियां हैं थोड़ा बहुत जो बची हैं, और उस पर मुरम्मत वगैरह का काम और चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन आसपास के इलाके में जो किसी भी स्मारक के आसपास जितने दायरे की खुली जगह होनी चाहिए वो नहीं है, कब्जे हैं और वो कोर्ट कचहरियों के मुद्दे हैं, और उनमें ज़्यादातर औपचारिक कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है। धरातल पर कोई बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं होता है। उनकी स्थितियां बहुत अलग तरह की हैं ये शहर की। जहाँ तक जाज कोठी का सवाल है, वहाँ पर डिविज़नल जो है वो संग्रहालय बना हुआ है, उसकी देखरेख और व्यवस्था हरियाणा सरकार के पास है। लेकिन फिर वही कि जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह से एम्प्लॉयज़ की कमी रहती है, तो वहाँ पर बताने वाला और जानकारी देने वाला तकरीबन है नहीं, विशेषज्ञ नहीं है, इस अभाव में ज़रूर कह सकते हैं। या इसके अतिरिक्त जो साइट है, जैसे प्राण पीर पातशाह का मकबरा है या फिर गुरु जम्बेश्वर स्थित मकबरे हैं, वो तकरीबन चाहे संरक्षित हों या असुरक्षित हों, वो कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। अग्रोहा जैसी साइट भी जो है एक तार के अंदर तो है, लेकिन उस पर जिस तरह से खनन हो के काम होने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, राखीगढ़ी जरूर डे बाय डे चर्चा में आता जा रहा है, और विश्व में एकमात्र ऐसी साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, जिसकी डीएनए की जो टेस्ट है वो रहे हैं और उसकी महत्ता रही है। दुनिया में मेरी जानकारी के अनुसार अब तक 48 यूनिवर्सिटी, टॉप 48 यूनिवर्सिटी, जिनमें हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, इस तरह की, उनमें राखीगढ़ी चर्चा का विषय जरूर है। और वहाँ पर म्यूजियम की योजना भी है, चल रहा है। तो यूँ नहीं कह सकता कि सरकार या व्यवस्था सचेत नहीं है, लेकिन और काम करते हुए स्थानीय लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है ताकि और अच्छे आउटपुट लिए जा सके।